हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है ना। एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो ट्रू स्टोरी नहीं है ना। वो एस ऑर्बिटल होता है और बेसिक्स समझाने के लिए वो हम रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना के बच्चों को समझा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एक एस ऑर्बिटल होता है, फिर इस तरह से डंबल शेप में पी ऑर्बिटल होता है, फिर इस तरह से बाई डंबल होता है जिसको हम डी ऑर्बिटल बोलते हैं, और कभी कभी डी ऑर्बिटल में रिंग भी होता है। इसके अलावा ये सिंगल डंबल है ना, इसके पास रिंग होता है, उसको एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें एक्चुअली देखने को मिलती है, और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। बस होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के शेप में। तो इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। बाकी अगर आप एटम देखोगे तो आपको ऐसे डंबल और रिंग ये सब नहीं दिखाई देगा, बस केवल आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा। एनीवे, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सल्फ़र का एटम लिया है ना। तो सल्फ़र का जो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 16 होता है ना। और एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 होता है। तो हमें पता है फ्रेंड्स, है ना, कि इसके पास अगर इसका एटॉमिक वेट 32 है या एटॉमिक नंबर है ना 16 है, तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, 16 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे, है ना। तो ये आइडियल केस हो गई, और ये मोस्ट जनरली फाउंड होता है सल्फ़र का एटम। तो फ्रेंड्स, जो 16 इलेक्ट्रॉन है इसके, है ना, उसमें से 2 फर्स्ट एस ऑर्बिटल में होंगे, उसके बाद सेकेंड एस ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, और फिर थर्ड करके बनेगा। वो हम अबाउ प्रिंसिपल से चेक करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसमें 2 फर्स्ट एस ऑर्बिटल में मिले हैं, है ना, जैसे 1s, उसके बाद 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 2s हो गया, उसके बाद 2p आएगा। तो p कौन है, p ये वाला है ना, ये जो डंबल दिख रहा है ये p है। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही करके 2s 2p 3p 3 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी फास्ट, है ना, मूव कर रहे होते हैं, है ना, एज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस तरह से हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 9.109 इंटू 10⁻31 kg। और जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर एक प्रोटॉन ब्रेक होता है तो वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकता है। अगर एक प्रोटॉन ब्रेक हुआ तो वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकता है, और ऐसा होता भी है ना, ऐसा होता भी है। इसी तरह से अगर बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो मास में देखिए यहाँ पे 672 है, यहाँ पे 674 है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल कैरी कर रहा हो प्रोटॉन से। इसीलिए मैंने जब अभी पूरे एक लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि जो सारे के सारे एटम होते हैं वो यूनिक होते हैं, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिफ़र कर जाते हैं मैटर टू मैटर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने p ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, s ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, d ऑर्बिटल के बारे में बता दिया कि
कैसे होते हैं और इनके बारे में अभी मैं फर्दर और बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर फर्दर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स, है ना, इनको क्वार्क्स बोलते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो कैरी करता है क्वार्क्स विद वन और मोर बोसॉन, है ना। जो न्यूट्रॉन होता है वो क्वार्क्स कैरी करता है विद वन और मोर बोसॉन। और कैसा प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस स्फेरिकल शेल लाइक मैग्नेटिक फील्ड पल्सेस, है ना। स्फेरिकल शेल जैसी मैग्नेटिक फील्ड पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, जो कि पॉसिबल है एट सब एटॉमिक लेवल। इसके बाद अगर बात करें प्रोटॉन की, तो क्या करता है? कैरीज क्वार्क्स, अट्रैक्ट्स और पुशेस बैक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या फिर पुश करता है बैक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एट न्यूक्लियस बेस्ड ऑन कंबाइंड रिस्पॉन्स ऑफ बोसॉन्स। बोसॉन जो है न्यूट्रॉन में, है ना, उनके बेसिस पे पुश करता है या तो अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, तो कैरीज क्वार्क्स विच आर बेसिकली रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिसेप्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे क्वार्क्स को कैरी करता है जो रिफ्लेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और रिसेप्टर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। इसी तरह से रिफ्लेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसीलिए क्या होता है कि जब करंट जो है वो आगे बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ पुश होते जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। एक छोटा सा सब टॉपिक है, उसको बोलते हैं मेटा स्टेट फिजिक्स, है ना, मेटा स्टेट फिजिक्स। तो इसमें क्या होता है? ऑर्बिटल्स शेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिटल क्या होते हैं? शेल्स ऑफ डिफरेंट शेप, ऐसा होता है। आर डिवाइडेड फर्दर इनटू सब सेल्स, है ना। ऑर्बिटल क्या होते हैं? शेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स और फर्दर डिवाइडेड होते हैं सब सेल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो स्फेरिकल शेल होता है। जो पी होता है वो कैसा होता है? डंबल शेप में होता है ना। एस में एक ऑर्बिट होती है केवल। पी में कितनी होती हैं? 3 ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। और जो डी है उसमें सिमेट्रिक डबल डंबल होते हैं, है ना। सिमेट्रिक डबल डंबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि सिमेट्रिक डबल डंबल है यहाँ पे। और ये सिमेट्रिक डंबल होते हैं, ऐसा ध्यान में रखना है कि जैसे ये तो ये सिमेट्रिक डबल डंबल होता है। उसके बाद डबल डंबल हो गए। उसके बाद एफ की बात करें अगर, तो सिमेट्रिक 4 डंबल होते हैं, है ना। वो आपको 3D में देखना पड़ेगा। डबल डंबल हो गए ना, तो इसमें सिमेट्रिक 4 डंबल हो जाते हैं। 3 on 3 एक्सिस। वो जो 1 होता है वो डायनेमिक होता है, और यहाँ पे जो डबल डंबल वाला मैंने बताया था, तो इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं या फिर 5 सबसेल होते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो पी और एस ऑर्बिटल का मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है? सर्कुलर होता है ना। या सर्कुलर नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल शेल बोलेंगे। स्फेरिकल शेल, है ना। जैसे प्लास्टिक वाली बॉल आती है तो वो क्या होती है? शेल के रूप में होती है। तो उसी तरह से एस ऑर्बिटल कैसा हो गया? स्फेरिकल शेल की तरह हो गया। जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें क्या रहता है? डंबल रहता है ना। और इसमें मैंने क्या बोला था कि एक सेकंड, सबसेल जो है, जो सबसेल है ना इसकी, है ना, वो 3 तरह की हो सकती हैं। सबसेल 3 तरह की हो सकती हैं, जैसे कि या तो एक्स एक्सिस में इसकी सबसेल हो, या तो वाई एक्सिस में हो, या फिर जेड एक्सिस में हो। तो 3 तरह से इसकी सबसेल हो सकती है ना। और कैलकुलेशन के लिए हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड,
ऐसे करके बनाते हैं, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ऐसे ऐसे। ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल। इसी तरह से d ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल में क्या रहता है, डबल डंबल रहता है, और मैंने क्या बोला था कि सिमेट्रिक होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिमेट्रिक डबल डंबल है ना। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसी तरह से अब ये कैसा है, ये एक्स और वाई एक्सिस में है, यहाँ पर सिमेट्रिकली डबल डंबल है, और वाई और जेड में है, यहाँ पर जेड और एक्स में है, और यहाँ पर जेड और एक्स में है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहाँ पर जेड एक्स है ना। कोई यहाँ पे एक्सिस में प्रॉब्लम हो रही है। 4 तरह के यहाँ पर होते हैं। उसके बाद एक 5वां होता है ना। तो जैसे जेड एक्सिस पे एक सिंगल डंबल रहेगा और उसके बाद एक रिंग रहेगा। एक्स और वाई एक्सिस किसी में भी हो सकता है ये। तो इलेक्ट्रॉन इस सेल में भी कहीं भी पाया जा सकता है ना। इस सेल में कहीं भी पाया जा सकता है या फिर इस रिंग में पाया जाता है। जनरली ये जो रिंग है इसमें क्या रहते हैं, इसमें बोसॉन्स रहते हैं और वो कंट्रोल करते हैं इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे p ऑर्बिटल है ना। जैसे p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल को हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे 2px है ना, 2py या फिर 2pz है ना। और ये 2 क्यों आ रहा है वो अभी यहाँ से आपको अबाउ प्रिंसिपल से पता चल जाएगा। तो अबाउ प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं 1s, फिर लिखते हैं 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7s 7p है ना। जनरली हमारा इतने से काम चल जाता है। बाकी f के बाद हम gh तक जा सकते हैं। f के बाद हम gh तक जा सकते हैं, लेकिन फिर चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम ऐसे कुछ एरोज ड्रॉ करते हैं। एरोज ड्रॉ करते हैं तो पहली जो एरो है वो 1s से जाती है, दूसरी वाली 2s से जाती है, तीसरी वाली 2p और 3s से जाती है, चौथी वाली 3p और 4s से जाती है, पाँचवीं जो है वो जाती है 3d 4p और 5s से है ना। इसी तरह से हम ये एरोज ड्रॉ करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे प्रोसीड करें तो कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम 1s से 2s पे जाएंगे, 2s के बाद 2p पे जाएंगे, 2p के बाद 3s पे जाएंगे, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं है ना। इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। p में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, d में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। और f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, f में इलेक्ट्रॉन होंगे 14 है ना। f में इलेक्ट्रॉन होंगे 14। और सबसेल की अगर बात करें तो p में कितनी है सबसेल, s में कितनी सबसेल है, s में एक सबसेल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये s हो गया। फिर p में कितनी सबसेल है, 3 है। और d में कितनी है, 5 है। और f में कितनी होंगी, 7 होंगी। s में 7 सबसेल होंगी। और फ्रेंड्स ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है। इसमें अगर आप इसको इस तरह से सेपरेट करो है ना, इस तरह से सेपरेट करो तो 1s 6s 4f और 7p एक साथ आएगा, 2s 5p 5d 2p 4d 6p 3s 5s 7s 3p 4p 5f 4s 3d और 6d। ये सारे अलग अलग आते हैं है ना, ये सारे अलग अलग आते हैं। तो फ्रेंड्स एट कोइंसिडेंस पॉइंट ऑफ these orbitals probability of finding electron is maximum।
तो 1s 6s 4f और 7p इसके कोइंसिडेंस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। इनके कोइंसिडेंस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। 2s 2p 5p 2s 5p से 5d के कोइंसिडेंस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। बाकी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, वो फर्दर थ्योरी है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेंड्स बेसिक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के है ना बेसिक लेक्चर में तो इतना ही था है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।